प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड और प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर को लेकर के आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 1.6, 1.7 और 1.8 को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1.6, 1.7 और 1.8 को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आपको डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ही अच्छे तरीके से आते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना तो उस लेक्चर को सुन लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो ये न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आपको उस पर पूरी ग्रिप होगी तो ये न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि 1.6 और 1.7 में हमने होमोजेनिटी चेक करनी है इक्वेशंस की और 1.8 में हमने एक पॉसिबल फार्मूला डिराइव करना है। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। न्यूमेरिकल नंबर 1.6, इसकी स्टेटमेंट क्या है? शो दैट द एक्सप्रेशन vf square minus vi square is equal to 2as इज डायमेंशनली करेक्ट। ये एक एक्सप्रेशन है, आपने इसको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। वेयर वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर वी आई क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है। ए एक्सेलरेशन है और वी एफ क्या है? यहां पर इज द वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एस। जब बॉडी डिस्टेंस एफ कवर करती है तो उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो वी एफ है, यानी फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों का कंसेप्ट तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, आपको भी मजा ही आ जाएगा पढ़कर। बट यहां पर क्योंकि हमने जस्ट होमोजेनिटी चेक करनी है इस इक्वेशन की, तो अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे। डाटा में क्या चीज आ जाएगी? गिवन एक्सप्रेशन ये वाला है, तो क्या लिखेंगे? गिवन एक्सप्रेशन इज वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब यहां पर रिक्वायर्ड क्या है? आपको रिक्वायर्ड है शो डेट द एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस एक्सप्रेशन की आपने होमोजेनिटी चेक करनी है, तो रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड शो डेट द गिवन expression is डायमेंशनली करेक्ट, यानी आपने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। अब यहां पर आपने किस तरह से चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसके डायमेंशंस फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लेंगे और उसके डायमेंशंस भी फाइंड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर दोनों इक्वल ना आए तो वहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड के। अब ज़ाहिर है ये फार्मूला है, इसकी फार्मूला तो यहाँ पर एडिंग नहीं होगी। फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन पर हम जाएंगे, क्योंकि ये इटसेल्फ एक फार्मूला है जिसकी हमने डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैंने सॉल्यूशन राइट कर दिया है, बिकॉज आपने पहले ये कई मरतबा किया हुआ है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वाले लेक्चर में भी आपने ये काम सारा किया हुआ है, उसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में भी आपने ये काम किया है। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन था, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। अब देख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली थी, इसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दें, डायमेंशंस बन जाएंगे। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, अब यहाँ पर वीएफपी वेलोसिटी है, वीआईपी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी थी। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी में यहाँ पर पुट करने पड़ेंगे। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? LT⁻⁻1। तो यहाँ पर वीएफ स्क्वायर था, वीआई स्क्वायर था, इट्स मीन हमें वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए होगा, तो ये क्या हो जाएगा? LT⁻1 इसके ऊपर स्क्वायर, और ये स्क्वायर अंदर लेकर आए, L²T⁻2 हो जाएगा। बोथ वीएफ स्क्वायर एंड वीआई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वीएफ स्क्वायर और वीआई स्क्वायर थे, दोनों क्योंकि वेलोसिटीज हैं इसलिए दोनों के डायमेंशन सेम ही होंगे, L²T⁻2।
और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जब मैंने आपको सॉल्व करवाए थे वहां पर बताया था कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन की वजह से डायमेंशंस चेंज नहीं होते, तो यहाँ पर भी हमने वही जुमला लिखा है, सिंस सब्ट्रैक्शन डज नॉट चेंज डायमेंशंस, सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली एल स्क्वायर टी पावर -2। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता फिर जाहिर है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो फिर जो एक क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं वही होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में भी। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या थी 2as, तो 2as की जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दें। अब यहाँ पर जो 2 है ये न्यूमेरिकल फैक्टर है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में जब मैंने आपको होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन करवाई थी वहां पर बताया था कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये डायमेंशनलेस हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, द न्यूमेरिकल फैक्टर 2, ये वाला जो 2 है इज डायमेंशनलेस, सो इट कैन बी इग्नोर्ड, इसलिए इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, 2 को इग्नोर कर दिया, ए की डायमेंशन, एस की डायमेंशंस, ए क्या है एक्सेलरेशन है, एस क्या है डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी पावर -2, डिस्टेंस है जाहिर है इसके लेंथ होंगे डायमेंशंस। यहाँ पर एल और एल बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। एल पावर 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 + 1, एल पावर 2 हो जाएगा, टी पावर -2 इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो इनकी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या प्रूव होगा, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये आपस में इक्वल है, देयरफॉर द इक्वेशन vf² - vi² = 2as, ये वाली जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये है इसका प्रॉपर कंप्लीट प्रोसीजर। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि वो इनको सेपरेट करके फिर दरम्यान में माइनस का साइन डाल के लिखते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बट वहां पे आपका क्वेश्चन जो है वो टोटली रॉन्ग हो जाता है। जब भी आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं वहां पर डायमेंशंस चेंज नहीं होते बल्कि वही आते हैं जो कि इन क्वांटिटीज के डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 1.7। इसकी स्टेटमेंट क्या है, शो दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² इज डायमेंशनली करेक्ट, कि जो मशहूर ज़माना आइंस्टाइन सर की इक्वेशन है E = mc², इसको आपने प्रूव करना है कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या डायमेंशनली करेक्ट है। यानी इस इक्वेशन की होमोजेनिटी आपने चेक करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालने हैं, फिर राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालने हैं और चेक करना है कि वो इक्वल आते हैं या नहीं। तो इस केस में फिर डाटा क्या हो जाएगा, डाटा आपके पास क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन इज E = mc²। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आगे चलकर नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको जाकर हम पढ़ेंगे और फिजिक्स की एवर इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। इसके बहुत से जो डीप फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर्स में चलकर। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, रिक्वायर्ड की, यानी हमने इसमें क्या परफॉर्म करना है, शो दैट आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, यही रिक्वायर्ड है ना, शो दैट E = mc² is dimensionally consistent, अब यहां पर नेक्स्ट सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। यहां पर फार्मूला वाली हेडिंग नहीं होगी क्योंकि आपने इस फार्मूला की होमोजेनिटी चेक करनी है। यहां पर अब सॉल्यूशन में आपने क्या लिखना है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू, ये E था तो E को स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप इनक्लोज कर दें, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अब डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस फाइंड आउट करवाए थे, वो भी एनर्जी के एक फॉर्म है। डायमेंशंस यहाँ पर भी वही होंगे बट इसको फाइंड करने का एक और तरीका भी है। देखिए वर्क डन और एनर्जी का जो यूनिट है वो सेम होता है, जो इस तरह हम वर्क डन वाले फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो डायमेंशंस यहाँ से कैसे निकालेंगे, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि वो ma की इक्वल होती है, तो मास के डायमेंशंस m, एक्सेलरेशन के l t पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, लेंथ m। ये l और l बेसिस सेम है, पावर z अप हो जाएंगी, 1 + 1 2l² t पावर -2। इट्स मीन जो एनर्जी के डायमेंशंस आपके पास होंगे वो भी यही होंगे, ml² t पावर -2। तो यहां पर भी आप यही लिख दें, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड
ऑफ इक्वेशन। अब देन इसके बाद आपने डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड लिखने हैं जो कि mc स्क्वायर है, तो लिखें डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में mc स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अब नेक्स्ट आ जाए, किस तरह से आप करेंगे, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, इन दोनों को आप सेपरेट सेपरेट कर लें, m को सेपरेट ब्रैकेट में लिख लें और c स्क्वायर को सेपरेट ब्रैकेट में। अब यहाँ पर मैस के डायमेंशंस क्या होते हैं, कैपिटल M, और वेलोसिटी के डायमेंशन c क्योंकि स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, तो L(t⁻⁻1) और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन m इसी तरह से L का स्क्वायर t⁻², तो यहाँ से mL² t⁻² हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर भी इसी तरह आप ये वाली साइड लिख दें, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू दिस। यहाँ से आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस आ रहे हैं वही हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस dimensions of left hand side of equation is equal to dimensions of right hand side of equation so ये जो इक्वेशन है E is equal to mc square, so E is equal to mc square इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो ये है इस न्यूमेरिकल का प्रॉपर आंसर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 1.8। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, डिराइव अ फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करें डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए। अब सिंपल पेंडुलम होता किस तरह से है, ये एक रिजिड सपोर्ट होती है, साथ एक स्ट्रिंग अटैच होती है और नीचे ये एक बाब अटैच होता है। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, टाइम पीरियड क्या चीज है, इससे पहले हमें वाइब्रेशन समझनी पड़ेगी। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस वाले लेक्चर में, उसमें भी यही बताया था कि वन वाइब्रेशन ये मीन पोजीशन है, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन, देन सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन और अगेन मीन पोजीशन, यहां तक वन वाइब्रेशन पूरी होती है। और सिंपल पेंडुलम जब इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होता है तो वन वाइब्रेशन का जो टाइम है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब ये कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला डिराइव करें डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए। द वेरियस फैक्टर ऑन विच द टाइम पीरियड टी में डिपेंड्स। ये जो टाइम पीरियड टी है सिंपल पेंडुलम का, ये डिपेंड कर सकता है इन फैक्टर्स पर। यहां पर में लिखा गया है, यानी डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल, कि ये जो पेंडुलम की लेंथ है यहां से यहां तक, इस पर डिपेंड करता है। मैस ऑफ द बाब, ये जो मैस है बाब का, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। एंगल थीटा, यानी ये जो वर्टिकल है इससे अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, उस एंगल पर भी मे डिपेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी की वैल्यू है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। अब यहाँ पर किन किन क्वांटिटीज पर टाइम पीरियड टी डिपेंड कर रहा है ये हमें आगे चलकर डायमेंशन एनालिसिस से पता चल जाएगा। यहाँ पर ये सिर्फ अजम्पशंस हैं कि इन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर लेते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर सिंपल पेंडुलम है, ये बाब है जिसका मैस m है और ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है। अब यहाँ से हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर छोड़ा है तो ये क्या करेगा, यहाँ तक वापस आएगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आपने इस तरह के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह आपने पॉसिबल फार्मूला डिराइव करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। वहां पर हमने सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला डिराइव किया था, यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। तो सिमिलरली पहले डाटा की हेडिंग लगाएंगे और इसमें डाटा लिख देंगे। डाटा क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम में डिपेंड, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम में डिपेंड, यानी ये डिपेंड कर सकता है किन किन फैक्टर्स पर,
नंबर 1 लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये चारों फैक्टर्स आपने उठाकर यहां पे लिख देने हैं L। नंबर 2 फैक्टर क्या है, मैस ऑफ बॉब M, मैस ऑफ बॉब M। थर्ड फैक्टर आपके पास क्या है, एंगल थीटा विच थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल, ये वर्टिकल है, इसके साथ यहां पर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी डाटा में इंक्लूड होगा, एंगल थीटा विच थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल, मेक्स विद वर्टिकल। थर्ड फैक्टर आपके पास ये हो गया, और फोर्थ फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन इसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग लगानी है हमने, रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाकर उसमें क्या लिखेंगे, फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का हमने फार्मूला फाइंड करना है, पेंडुलम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर फार्मूला तो ज़ाहिर नहीं होगा क्योंकि हमने फार्मूला डिराइव करना है, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। यहां पर सॉल्यूशन में अब ये सेंटेंस लिखना है, द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड टी विल बी ऑफ द फॉर्म। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वाले लेक्चर में जब मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1.4 सॉल्व करवाई थी, तो वहां पर बताया था कि आपने किस तरह से लिखना है इसको, क्योंकि टी का फार्मूला डिराइव करना है तो टी को इस तरफ लिखेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब होता है कि इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। वहां पर बहुत ही डिटेल में इस सिंबल को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, मैस ऑफ बॉब पर, लेंथ ऑफ पेंडुलम L पर, और क्या फैक्टर है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और G पर डिपेंड कर रहा है। साथ ये भी बताया था कि जितने फैक्टर्स हैं उनके ऊपर आपने पावर लगानी है, A B C D, इस तरह से आप पावर लगा दें यहां पर, क्योंकि ये जो पावर्स हैं ये आपको डायमेंशन एनालिसिस डिटरमिन करके देंगे। मे बी ये M नीचे हो ऊपर हो, L नीचे ऊपर हो, थीटा नीचे हो ऊपर हो, इसकी पावर यानी +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो अभी अननोन है। ये सारी पावर्स हमें डायमेंशन एनालिसिस फाइंड करके देंगे। और सेकंड थिंग, उस लेक्चर में आपको ये बताई थी कि जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं और इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो साथ एक कांस्टेंट आता है। किस तरह से, T इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लाइड बाय M पावर A, L पावर B, थीटा पावर C और G पावर D, इस तरह से होगा आपके पास। यहाँ पर हमने उसी तरह सेंटेंस भी लिख दिया है, क्या, वेयर एक्सपोनेंट्स A B C एंड D, ये वाले जो पावर्स हैं A B C एंड D आर टू बी डिटरमिन्ड, ये आपने फाइंड करनी है। सिंस कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, ये वाला जो कांस्टेंट है ये ऑब्वियसली डायमेंशनलेस है क्योंकि कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते। सो वी कैन राइट अबव इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसको इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ T, क्योंकि मैंने आपको बताया है A B C D को आप डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसके मुताबिक जो डायमेंशन है दोनों साइड्स के इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम यहां पर डायमेंशंस दे रहे हैं। डायमेंशंस ऑफ T इज इक्वल टू, कांस्टेंट तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि डायमेंशनलेस है, तो M पावर A के डायमेंशंस पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्या है L पावर B, इसके डायमेंशंस हो जाएंगे, देन थीटा पावर C के डायमेंशंस, थीटा पावर C इसके डायमेंशंस, और उसके बाद G पावर D, G पावर D इसके डायमेंशंस। अब यहां पर M के डायमेंशंस भी आपको पता है, मैस के, L की भी कैपिटल L हम लिखते हैं। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है तो LT पावर -2 हो जाएंगे डायमेंशंस। बट अब मसला इस थीटा का है कि इस थीटा के डायमेंशंस क्या होंगे। अब ये देखने के लिए कि इस थीटा के डायमेंशंस क्या है, आपको ये वाली फिगर कंसीडर करनी होगी, बल्कि इससे पहले आप ये कंसीडर करें कि ये एक सर्कल है जिसमें ये सेंटर है और ये इसका एक रेडियस है, ये इसका दूसरा रेडियस है, यहाँ पर थीटा बन रहा है और ये रेडियस है, इसको आप क्या कहते हैं, S। और आपने मैट्रिक में यहाँ से एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू R थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस फार्मूला है ये। अगर इसी फिगर की ज्योमेट्री को आप यहाँ पर अप्लाई करें, ये थीटा बन रहा है, यहाँ पर R की जगह पर L है और ये S है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, लेट से इसको हम S लिख दें, तो S इज इक्वल टू L थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S ओवर L।
तो थीटा के डायमेंशंस यहाँ से क्या हो जाएंगे, थीटा के डायमेंशंस एस क्या है, ये भी एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड है सिंपल पेंडुलम का, तो इसके डायमेंशंस भी एल हो जाएंगे। और यहाँ पर नीचे भी एल है लेंथ, तो इसके डायमेंशंस भी एल हो जाएंगे, नीचे वाला एल ऊपर जाएगा, एल पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ से डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, एल एल पावर -1। इट्स मीन थीटा के ये वाले डायमेंशंस पुट करेंगे तो टी के डायमेंशंस किस तरह से लिखेंगे, m पावर a, उसके बाद l पावर b, थीटा की जगह पर पुट करते हैं l l पावर -1 c। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, इसके डायमेंशंस आप किस तरह से लिखेंगे, l t पावर -2 और ऊपर पावर क्या हो जाएगी d। अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर लें, डायमेंशंस ऑफ t आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर m तो a की है तो m पावर a इसी तरह लिख लेंगे, l पावर b भी इसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पे l पावर c और l पावर -c, सिमिलरली यहाँ पर l पावर d और t पावर -2d। अब आप इनको आपस में इकट्ठा कर लें, m पावर a तो इसी तरह से हो जाएगा, l पावर b, l पावर c, l पावर -c, l पावर d, t पावर -2d। then dimensions of t is equal to m power a, l power b plus c minus c plus d, t power -2d। यहां से आपके पास यही आएगा। उसके बाद dimensions of t is equal to m power a, l power, ये c माइनस c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो l पावर b प्लस d बच जाएगा, t पावर -2d। यहाँ पर लाइन लिखनी है, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो डायमेंशंस की पावर है, जैसे a है, b प्लस d है, -2d है, इनको आपने दोनों साइड पर कंपेयर करना है। यहाँ पर m प्रेजेंट है, यहाँ पर m नहीं है, तो यहाँ पर हम m की पावर 0 कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से अगर m और m आपस में हम कंपेयर करें तो यहाँ से m की पावर a है तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर m की पावर 0 है तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन b प्लस d इज इक्वल टू, यहाँ पर l की पावर b प्लस डी है, इस साइड पर वो भी 0 हो जाएगी। और थर्ड क्या है, -2d, और इधर t की पावर क्या है 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -1/2। और यहाँ पर अगर आप d की ये वाली वैल्यू उठाकर पुट करें तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें a, b और d की वैल्यूज तो हमने डिटरमिन कर ली है, बट यहाँ पर एक पावर c भी थी, c तो यहाँ पर कैंसिल हो गया था। अब कैंसिल क्यों हुआ था, क्योंकि ये थीटा की पावर में था और थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों डायमेंशनलेस है, यहाँ से अगर आप देखें थीटा पावर c इज इक्वल टू l पावर -1 पावर c, ये देखें यहाँ पर थीटा पावर c इज इक्वल टू l पावर 1 l पावर -1, बेसिस सेम है तो पावर्स एड अप हो जाएंगी, 1 -1 0 हो जाएगा, तो l पावर 0 1 हो जाएगा, और ये यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा 1। तो c की पावर अगर ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि थीटा यहाँ से डायरेक्टली 1 हो जाता है। आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, थीटा एंड d, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू, d की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई, m पावर a की वैल्यू 0 थी तो m की पावर 0 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय l पावर b, l की पावर b की पावर 1/2 है वो पुट कर दें, थीटा पावर c, थीटा पावर c, थीटा क्योंकि 1 है तो थीटा पावर c डायरेक्टली 1 हो जाएगा, g की पावर क्या है d, तो d की वैल्यू आप पुट कर दें -1/2। यहाँ पर देखें m पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है, बाकी क्या बच जाएगा l पावर 1/2 और g पावर -1/2। अब अगर g को आप नीचे लेकर जाएं तो इसकी पावर +1/2 हो जाएगी, तो वही हमने किया है, l अगर g और पावर इकट्ठा करके 1/2 लिख ली है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब 1/2 आपको पता है स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ l/g हो जाएगा। तो फाइनली जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ l/g। अब ये कांस्टेंट जो है ये न्यूमेरिकल फैक्टर होता है किसी फार्मूला में, t में तो आपको पता है कि t का फार्मूला है 2 पाई l/g, बट वो जो 2 पाई वो कांस्टेंट है, वो हम डायमेंशन एनालिसिस से डिटरमिन नहीं कर सकते, जिस तरह के डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वाले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ये लिखा है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डायमेंशन एनालिसिस, हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ऑल्दो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये था इस न्यूमेरिकल का पूरा प्रॉपर मेथड। सबसे पहले हमने डाटा लिखा, डाटा में हमने वो फैक्टर्स लिखे जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था, उसके बाद रिक्वायर्ड में हमने लिखा कि फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम रिक्वायर्ड है,
वहाँ से हमने रिलेशन बनाया, क्योंकि टाइम पीरियड इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा था तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन डाल के वो सारी क्वांटिटीज़ दिखती हैं, उनकी पावर ए बी सी डी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें इनकी पावर नहीं मालूम इसलिए ए बी सी डी लिखा है। टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी से चेंज किया इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट आया है, और बाकी सारी टर्म्स इसी तरह से। ए बी सी यहाँ पर पावर्स थी जिनको हमने डिटरमिन करना था, इसलिए डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ किया है। अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इनके जो डायमेंशंस हैं वो दोनों साइड्स के इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों साइड्स के डायमेंशंस ले लिए, तो यहाँ पर डायमेंशन लिए, यहाँ पर भी डायमेंशन लिए। अब बाकी सारा प्रोसीजर इस तरह कर दिया। उसके बाद यहाँ से पावर्स ऑफ डायमेंशन कंपेयर करने से ए बी डी की पावर हमें मिल गई और थीटा भी यहाँ से बना गया। ये सारी वैल्यूज उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी और यहाँ से हमें टाइम पीरियड का फार्मूला मिल गया। फाइनली आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.6, 1.7 और 1.8 को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स कंप्लीट होता है। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, जस्ट फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देना है, और आपके बेल आइकन के बटन को क्लिक किया हुआ होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।